आज का मेन टॉपिक है अपना कि एएनएस, व्हाट इज एएनएस, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आज का डेमो क्लास है, तो मैं आपको एकदम ओवरव्यू दूंगा कि एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होती है, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होती है, और उसके जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं। सिंथेसाइज होने के बाद ऐसे कौन से एंजाइम्स रहते हैं जो कि उनको डिग्रेड करते हैं, उनकी एक्टिविटी को अबोलिश करते हैं। विच आर द न्यूरोट्रांसमीटर गेट transmitted through the parasympathetic system as well as the sympathetic system we are going to discuss now. Before going to discuss this ANS, I want to tell you one very basic concept, means how these ANS system coordinate with CNS। कि जो ANS सिस्टम है ये CNS कैसे कोऑर्डिनेट करती है। तो उसके पहले हमने ये स्लाइड में ये पढ़ेंगे हम कि लाइक सीएनएस, सीएनएस के बारे में जब हम पैथोलॉजिकल डिसीजेस पढ़ेंगे उसके बारे में जब भी कुछ भी आएगा तो हम सीएनएस के पहले थोड़ा सा एनाटॉमी पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को सीएनएस की एनाटॉमी पता नहीं है कि विच आर द ऑर्गन्स, विच आर द टिश्यू रिलेटेड टू सीएनएस, which are the parts, which are the components of the CNS, वही पता ना होने के कारण उनको CNS थोड़ा हार्ड जाता है। तो जब भी CNS के हम टॉपिक चालू करेंगे सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसे एचईपी बोलेंगे, बाद में हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और बाद में हम हमारे ड्रग्स पढ़ेंगे। इस फॉर्मेट में हम पूरा सीएनएस पढ़ेंगे। अब देखते हैं कंसेप्ट कि सीएनएस के ऐसे दो कंपोनेंट्स कौन थे। सबसे मेन है, मैं जस्ट आपको समझने के लिए डायग्राम निकाल रहा हूं। ये अपना ब्रेन है, ब्रेन को इंसेफेलॉन भी बोलते हैं, और ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये ब्रेन इसी को बोलते हैं सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सीएनएस, वन इज अ ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। अब आज का फोकस हमारा एएनएस पर है, तो हम सीएनएस को खाली हम कोरिलेट करेंगे कि हाउ दिस सीएनएस सिस्टम गेट कंट्रोल, प्रोसेस, एनालाइज एंड प्रोसीड बाय दिस सीएनएस। तो मानते हैं कि जो भी अपनी पीएनएस है, पीएनएस मतलब क्या होता है, दिस एएनएस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हमारे बॉडी पेरिफेरल में। नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एग्जैक्टली, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वैसे देखे जाए तो हमारे बॉडी में दो सिस्टम है, एक होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरी होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम आती है, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आती है। कैसे आती है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब क्या है कि ऐसे कुछ सिग्नल होंगे जो कि पूरे बॉडी से किधर जाएंगे, सीएनएस के थ्रू, पूरे बॉडी से सीएनएस जाएंगे, और ऐसे सिग्नल्स होंगे कि सीएनएस से पूरे बॉडी के थ्रू आएंगे। आर यू गेटिंग? अब कौन से सिग्नल बॉडी से सीएनएस की तरफ जाएंगे उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और सेंसरी सिग्नल्स। सेंसरी 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 न्यूरॉन्स। सेंसरी और सिंपेटिक। नो नो नो, जस्ट होल्ड योर horses। सेंसरी, सेंसरी को एक और नाम होता है, इसे बोलते हैं एफेरेंट। क्या बोलते हैं? एफेरेंट सिस्टम। मतलब क्या होता है कि पूरे बॉडी का सेंसरी, जो भी सेंस हमें, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आपको कुछ टच पेन हो रहा है, कुछ पेन हो रहा है, कुछ प्रेशर फील हो रहा है, तो वो सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके सीएनएस की तरफ जा रहा है। आपको कुछ राइट करना है तो सीएनएस आपको सिग्नल सेंड कर रहा है। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन से ऐसे सेंस ऑर्गन है। अब सेंस ऑर्गन भी दो तरह के हो सकते हैं ना। एक हो सकता है कि स्पेशलाइज सेंसेशन। कौन सा हो सकता है? स्पेशलाइज। अब आपके स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से? कैन एनीवन लेट मी नो? सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेशलाइज,
कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है जो कि स्पेशल सेंसेशन को सेंस करते हैं? सर सर लाइक, सोमैटिक सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसको वोलेंट्री बोलते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवोलेंट्री एक्शंस। हाँ हाँ, इट कम अंडर द मोटर। ये मोटर न्यूरॉन्स के अंडर आती है। आई एम आस्किंग अबाउट द, ऐसे कौन कौन से स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन्स है आपके बॉडी में? सर हैंड, आई। लाइक आई, विजन। यस। ग्रेट। आप खाली आंखों से ही देख सकते हो, पैर से नहीं देख सकते हो, या कुछ हेड से नहीं दिखते हो, है ना? आंखें नहीं होगी तो यू कैन नॉट एबल टू विजिबल दिस वाइब्रेंट नेचर, है ना? विजन इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। देन टेस्ट, टेस्ट है ना? यस सर। आप खाली जुबान से ही क्या कर सकते हो? टेस्ट ले सकते हो। देन दूसरा है ईयर। ईयर के दो फंक्शन है जनरली, कौन कौन से? अगर हमें सुनना है तो ईयर में एक कॉक्लिया प्रेजेंट रहता है, कॉक्लिया। सो कॉक्लिया इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग। जो भी सुनना नोज। है तो हमें, नोज। या कॉक्लिया। और जो हमें पता है कि हमारा जो भी बॉडी का पोस्चर है उसको मेंटेन करता है वेस्टिबुलर, वेस्टी वेस्टिबुलर सिस्टम। तो ईयर में दो तरह के सेंसेशन होते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल फॉर रहता है कि हियरिंग के लिए, कौन होता है? कॉक्लिया। दूसरा होता है कि बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, हमारे पोस्चर को बैलेंस, वो होता है वेस्टिबुलर। देन पहला देखा हमने विजन, दूसरा देखा टेस्ट, तीसरा देखा ईयर। अब फोर्थ है, एक ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया था, क्या था वो? नोज सर। नोज, एग्जैक्टली। उसको बोलेंगे हम ऑल फैक्टरी, स्मेल, है ना? ऑल फैक्टोरी। स्मेल उसी लेते, हमें अदर ऑर्गन से स्मेल नहीं ले सकते। तो ये सब कुछ क्या है? स्पेशलाइज सेंसेशन है। अब जैसे कि विजन, आई, हमारे टंग, हमारा ईयर, हमारा क्या बोल सकते हैं उसको, नोज, ये क्या करेंगे? सभी स्पेशलाइज सेंसेशन को सीनिस की तरफ भेजेंगे। ऐसा आ गया? आ गया ना? सीएनएस की तरफ। अब ये सीएनएस मतलब क्या है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? उसके पहले भी हम एक बार जनरलाइज का देखते हैं, बाद में ये कंसेप्ट आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक देखा कि स्पेशलाइज इतने सारे सेंसेशन थे, ये अपने जस्ट सीएनएस की तरफ गए। अब देखते हैं कि दूसरे कौन कौन से ऐसे सेंसेशन है जो कि जनरलाइज में आते। जनरलाइज। अब इसमें भी दो दो तरह के सेंसेशन आ सकते हैं आपके, आ सकते हैं ना? एक आ सकता है कि सोमैटिक, मतलब जो भी आप लोकोमोशन करोगे, चलेगी, सोमैटिक। तो दूसरा होगा कि आपके जितने भी स्मूथ मसल या विसेलर मसल से, जैसे कि डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी। सोमैटिक क्या है कि आपका सुपरफिशियल एरिया, जैसे कि आपका हैंड हो गया, लेग्स हो गया, नेक हो गया, इसकी मूवमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सेंसेशन है, इसे हम बोलेंगे लोकोमोशन एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? लोको मोशन, लोकोमोशन। दूसरा है कि अपना स्किन, स्किन भी क्या है? एक सुपरफिशियल ऑर्गन है ना, एकदम बॉडी का सबसे ऊपर का जो भी सरफेस है उसे स्किन बोलते हैं। अब उससे जो भी, जैसे कि मानते कि आप बैठे और मैंने आपको एक पिंच किया, मतलब ये आपकी स्किन को प्रेशर फील हुआ, तो आपकी स्किन क्या करेगी? अब आप एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे कि हाँ इसी रीजन पर मेरा दुख रहा है। आप क्या बोलोगे? जो फिंगर है आप रीजन पे मुझे क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होगी आपकी। और जैसे कि अब ये हो गया सोमैटिक, मतलब सुपरफिशियल लेयर रीजन का। दूसरा होता है विसेरल। विसेरल का मतलब होता है जो कि आपके डीपर पार्ट ऑफ द, जो भी मसल से
अब टिपर पार्ट कैसे, जैसे कि बहुत सारे गर्ल्स को जब पीरियड्स आते हैं तब एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। तो वो किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द हाईली कंस्ट्रिक्शन ऑफ दिस विसेरल मसल्स ऑफ द स्टमक, एब्डोमिनल क्रैम्प्स मतलब पेट का पेन, क्रैम्प्स, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि किसी को कुछ पेन हो रहा है, डल पेन बोलेंगे उसको। ये क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है। क्रॉस मतलब क्या? कि बहुत सारे मतलब एक रीजन में नहीं हो रहा है, ये ऐसे कुछ रीजन में हो रहा है कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। अगर आपका पीठ मतलब कुछ बैक बैक पेन हो रहा है तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मेरा बैक पेन हो रहा है, बट यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी द एग्जैक्ट पोजीशन। नहीं सर, मुझे इस पोजीशन पर बैक पेन हो रहा है। जैसे कि आप एकदम ओरिएंटेड हो कि हाँ सर, नोज से ही स्मेल लिया जाता है, दूसरे ऑर्गन से स्मेल नहीं लिया जाता। लेकिन आपका बैक बैक पेन हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? हाँ यार इस रीजन पे हो रहा है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है ना? आर यू गेटिंग मी और नॉट? हेलो? यस सर। ओके। ये सब कुछ आप देखते हैं कि ये यस सर। सेंसरी इंफॉर्मेशन है, मतलब हमारी बॉडी पूरी सेंस करी। अब इसमें और आता है कि जैसे कि टच, पेन, पेन का भी सेंसेशन होता है ना, प्रेशर, टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर ऑल्सो। टेम्परेचर। अब ये क्या हो रहा है? सब कुछ ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, ये देखो भाई साहब कितना बड़ा इंफॉर्मेशन है। स्पेशलाइज ऑर्गन से भी आ रहा है और जनरलाइज सेंसेशन भी, पूरा सेंसेशन आ रहा है। और ये किसकी तरफ जा रहा है? अपने सीएनएस की तरफ। ये गया सीएनएस की तरफ। अब सीएनएस में क्या प्रेजेंट है? दो ऑर्गन प्रेजेंट है। कौन कौन से? एक है कि अपना ब्रेन और दूसरा है अपना स्पाइनल कॉर्ड। अब ये क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा कि हाँ इस टेम्परेचर पे या इस लोकेशन पे मुझे पेन हो रहा है, हाँ मैंने ये विजन देखा, यार मैंने ये गाना सुना। ये इंफॉर्मेशन क्या करेगा? सबसे पहले कलेक्ट करेगा, उसके बाद उसको एनालाइज करेगा कि यार मैंने ये पहले सुना है या ये चीज मेरे लिए पूरा नया है ना, लिसिस। दूसरा उसको प्रोसेस करेगा कि नहीं, अब मुझे जो भी पेन, टच, प्रेशर फील हो रहा है उसको मुझे कम करना है। तो क्या करेगा? ब्रेन एक खुद सिग्नल सेंड करेगा, ब्रेन सिग्नल सेंड करेगा। इसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मतलब हमारे बॉडी की तरफ से जो भी ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन जा रही उसे बोलेंगे सेंसरी, दूसरा वर्ड इसके लिए एपरेंट। और ब्रेन से जो भी सिग्नल आ रहेंगे उसे बोलेंगे मोटर, और इसका दूसरा नेम होता है इफरेंट। कोई ऐसा है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है? ये एकदम बेसिक है, क्योंकि अगर आपको यही पता नहीं होगा तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या वो समझेगा नहीं। बाद में उसमें जो भी न्यूरोकेमिकल्स आएंगे कि एसिटिलकोलिन, एड्रेनलिन, वो नहीं समझेगा। बस ये 2 मिनट का बचा है, उसके बाद हम मूव करेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब देखते हैं हम मोटर न्यूरॉन। हेलो? यस। ओके। क्योंकि हम आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं, खाली हम यहाँ पे टाइम टाइम पास नहीं करेंगे। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके? सो वी वेर ऑन दिस टॉपिक, मोटर। अब पूरा सीएनएस से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, अब वो दो ऑर्गन पे जा सकता है। एक तो जा सकता है पूरा, सॉरी कहा गया, एक जा सकता है कि सोमैटिक, मतलब मानते हैं कि आपका जो भी पैर है, एक आधा आपका जो भी पैर है, मानते कुछ एक आधा हॉट प्लेट पर गिरा आपका पैर,
आप लैब में कुछ काम कर रहे हो और नीचे आपकी हॉट प्लेट पड़ी है एक आधी, किसी ने एकदम एक आधी प्लेट है गर्म करके छोड़ी और आपका उस पर पैर गिरा, ऐसा तो ऐसा तो नहीं। आप आपका ये जो भी पेन है ये सीएनएस की तरफ जाएगा और सीएनएस को इंफॉर्मेशन ही सेंड नहीं करेगा। सीएनएस बोलेगा क्या कि चल भाई तेरा पैर पूरा जलने दे, कुछ नहीं होगा तुझे, ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ, तो सीएनएस क्या करेगा, फिर से मोटर सिग्नल सेंड करेगा नो और सर। ये जाएगा आपका सुपरफिशियल पार्ट पर, जैसे कि पैर, वहां पे जाके कुछ केमिकल रिलीज करवाएगा और क्या बोलेगा कि तुम्हारा जो पैर जल रहा है उसको हटाओ। तो इसे बोलते हैं ये अपने व्हील पर है। अब दूसरी चीज आपको एक समझ, एक ब्यूटीफुल लेडी है जो कि आपके सामने से गुजर रही है, एक ब्यूटीफुल गर्ल से आपका उस पर दिल आ गया, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे वो चल रही है आप सीधा उसके पीछे लग जाओगे और जो मन में चल रहा है वो सब कुछ बोल दोगे उसको, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप पर डिपेंड है, आप, ये आपके वॉलंटरी मूवमेंट है पूरी, कि आपके विलनेस पर डिपेंड करता है कि आप वो बात छुपा भी सकते हो, बता भी सकते हो। मीन इट इज योर वेल कंट्रोल। ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, वेल कंट्रोल होगी। अब दूसरी इंफॉर्मेशन है कि वो जो लड़की आ रही है तो आपकी धड़कनें तेज हो रही है, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। अब मैंने आपको बोला कि जो लड़की आ रही है, हाँ आपको अच्छी लगी, लेकिन आपको उसकी तरफ जाना नहीं है, आपको उसकी तरफ देखना नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो आप, इट इज इन योर वेल कंट्रोल। बट जो आपकी धड़कनें तेज हो रही थी, इट इज नॉट इन योर हैंड, सो इट इज इनवॉलंटरी। दिस इज वॉलंटरी, दिस इज इनवॉलंटरी। और यही इनवॉलंटरी में अपनी सिस्टम आती है और इसी को बोलते हैं एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलती है इसको, एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसके दो पार्ट जो कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किए थे और अभी लेटेस्ट में हम डिस्कस करेंगे। एक होता है सिंपैथेटिक, जो भी आपकी धड़कनें बढ़ रही थी, क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम से क्या निकल रहा था, एड्रेनलिन। और दूसरा होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या बोलेगा, ज्यादा एड्रेनलिन सिंथेसिस मत हो, हार्ट रेट मेरा इंक्रीज हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, एसिटिलकोलिन उसको रिलीज करवाएगा और बोलेगा कि जो भी तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ा है उसको कम कर दे। क्लियर है यार, यस और नो? यस सर, क्लियर है। यस सर। पक्का? यस सर, पक्का पक्का सर। सर, Yes, पक्का sir. सर। ओके, एक मिनट मुझे आपकी चार्ट पढ़ने दीजिए क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ट्राई टू टेक नोट्स। ओके ओके, समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है सर। Easily understood. ओके, सो अब देखते हैं कि अपना एएनएस एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है। अब एएनएस को आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके कुछ रीजन्स होते हैं अपने स्पाइनल कॉर्ड के। मैं ब्रेन जब पढ़ाऊंगा तो एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है? बस आप समझने के लिए अभी ये डायग्राम को कंसीडर कर लो। अब ये ब्रेन है और ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है। अब मैं जो बार बार बात कर रहा हूं आपको सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती कैसे, कौन कौन से रीजन से निकलती, ये सबसे मेन बात है, ठीक है? ब्रेन के कुछ रीजन होते हैं। अब एक होता है सर्वाइकल, ठीक है? अब यहां तक होता है पूरा अपना क्रैनियल, स्पाइनल कॉर्ड सब कुछ क्रैनियल, ये ब्रेन का रीजन होगा। लेकिन उसके बाद जो आपके नेक पोजीशन में जो भी इसके क्या क्या रहते, बोन्स रहते, हम वर्टिब्रा बोलते हैं। वर्टिब्रा मतलब जो भी बोन्स रहते, तो उसके कुछ रीजन्स रहते। चलो मानते हैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करते थे, इसके कुछ रीजन्स रहते। एक होता है सर्वाइकल, मतलब नेक का रीजन, सर्वाइकल मान लीजिए यहां तक आ गया। इसके नर्व्स होते 1 से लेके 7 तक, 7 बोन्स प्रेजेंट रहते अपने नेक रीजन में, किसके, सर्वाइकल के।
और ये किसका रीजन है? स्पाइनल कॉर्ड का। दूसरा है सर्वाइकल थोरेसिस, जो कि अपनी चेस्ट का पोर्शन आता है, थोरेसिक। इसके बोन्स रहते प्रेजेंट 1 से 12 तक। इसको हम नंबरिंग कैसे करते? C1 to C7। इसकी नंबरिंग T1 to T1 T12. एग्जैक्टली T12। अब एक तीसरा रीजन रहता है जो कि अपना एब्डोमेन का आता है, उसे बोलते हैं लंबार रीजन, या पेट का पोर्शन बोल सकते हैं, बैक का लंबार रीजन। उसके होते हैं 1 से लेके 5 तक। ये क्या है? बोन की संख्या है। इट इज द नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। इट मींस द सर्वाइकल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंटेन 1 to 7 bones. Then the thoracic region of the spinal cord contain 12 bones, like T1 to T12. This lumbar region also contain 5 bones. Then come to sacral. सैक्रल में कितने होते हैं? सेम 1 to 5। और जो लास्ट पोर्शन होता है ये वाला, इसे बोलते हैं कोकिक्स, 4 कोकिक्स में 4। या 1 to 4। ठीक है, लेकिन जनरली हम स्टडी नहीं करते, क्योंकि जैसे अपने प्रिमिटिव थे जो अभी आप देखते हैं कि कोई गोरिल्ला है, कोई चिंपांजी है, उसमें ये बोन थोड़े से एक्टिवेट थे। क्योंकि हमें पहले क्या था, हम बंदरों से हमारा क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, तो जो पूंछ थी, तो जो ये इसे बोलते हैं टेल रीजन। ठीक है, तो इसका अभी कुछ फिजियोलॉजिकल रोल नहीं है, तो हम यहाँ तक की स्टडी करते हैं उसको, सैक्रल रीजन तक। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? No, sir. नहीं, ठीक No, है, sir. थैंक यू सो मच। अब देखते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। अब जो भी, क्योंकि ये ब्रेन सिग्नल दे रहा है, किससे सिग्नल दे रहा है? अब आते यहाँ से कुछ मोमेंट इनिशिएशन हो रही, लेकिन ये सिग्नल ऐसे जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि अगर यहाँ से गए, या मानते कुछ यहाँ से आए, मानते कुछ यहाँ से आए, लेकिन ये रीजन के हिसाब से हमें डिवाइड कैसे करना है कि ये सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की सिग्नल है। ये सबसे मेन होना, मतलब एक क्वेश्चन है ना। तो आपको मैं प्लस पॉइंट बता रहा हूं कि जो भी पैरासिम्पैथेटिक होती है, पैरा पोजीशन होती है ऑन टॉप, एकदम टॉप। ऊपर से देखोगे तो क्रैनियल इज द टॉप पोजीशन। अगर नीचे से देखोगे, इसको कंसिडर मत करो, कोकिक्स। नीचे से देखोगे, कोकिक्स। हाँ, कोकिक्स का हमें रोल नहीं, मतलब कुछ लेना देना नहीं। कोकिक्स को छोड़ेंगे तो सैक्रल इज द टॉप पोजीशन। पैरा मतलब क्या है? टॉप पोजीशन। एक हुई क्रैनिकल, दूसरी हुई सैक्रल। तो इसी पोजीशन से जो भी अपने निकलते हैं फाइबर्स, न्यूरॉन्स, ये जो न्यूरॉन्स निकल रहे, तो ये होते हैं अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसे बोलते हैं क्रैनियो सैक्रल। क्रैनियो सैक्रल, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, स्पाइनल कॉर्ड के क्रैनियल रीजन और सैक्रल रीजन से जो भी न्यूरॉन फाइबर निकलेंगे बाहर, वो इंफॉर्मेशन किसके कैरी करेंगे? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। और इसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एसिटिलकोलिन। अब बचा कौन है? अब बचा है कि थोरैसिक रीजन और लंबार रीजन, बराबर है। अब इसमें से जो भी फाइबर ऐसे निकलेंगे, देखिए यहां से निकल रहा है, कोई लंबार से निकल रहा है, तो ये किसके फाइबर होंगे? सिंपैथेटिक सिस्टम के। सो सिंपैथेटिक सिस्टम इज अ थोरैको लंबार। थोरैको नाम से दिया हमने, थोरैको लंबार, थोरैसिक और लंबार रीजन से निकल रही है। किसी को डाउट? और इसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। अब आपको मैं एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता हूं। स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Visible है। Yes, sir. हाँ, आप देख सकते हो कि सिंपैथेटिक सिस्टम का कौन कौन सा रीजन है? डॉर्सो लंबार। डॉर्सो को हम ये
थोड़ा थोड़ा को भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब T1 से लेके L2 L3 तक, जैसे मैंने आपको बोन बताया कि T1 से लेके T1 T2 T3 12 तक पूरा किसके फाइबर्स निकलेंगे, पूरे सिंपैथेटिक सिस्टम के। लेके लंबार रीजन से, लंबार के 5 बोन है तो लंबार के 3 बोन से क्या निकलेंगे, पूरे सिंपैथेटिक सिस्टम के फाइबर्स निकलेंगे। वो इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे एड्रेनलिन वाली। और दूसरा है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, उसके रीजन कौन कौन से, एक क्रैनियो सैक्रल। अब क्रैनियल का पार्ट कौन कौन सा है, जैसे कि 3 नंबर का बोन हुआ, मतलब 3 नंबर की पोजीशन में 3, 6, 9, 10, जो भी क्रैनियल पोर्शन है, यू हैव टू राइट डाउन 3। ये एकदम स्पेसिफिक पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। 3, 6, 9, 10, और जो भी सैक्रल पोजीशन है, सैक्रल पोजीशन जैसे S2 एंड S4, मतलब S2 से लेके S4 से जो भी इंफॉर्मेशन निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी, पूरी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की निकलेगी। अब दूसरा ये पॉइंट आपको ध्यान में नहीं रखना है। अब मेन इसका पॉइंट है कि न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर कौन कौन से, कि मैंने बार बार आपको बोला कि सिंपैथेटिक सिस्टम के नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन न्यूरो ट्रांसमीटर निकलता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से एसिटिलकोलिन निकलता है। लेकिन उसके अलावा जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, और यही जीपैट एग्जाम मांगता है, कि विच आर द न्यूरोट्रांसमीटर, विच आर द माइनर न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज और रिलीज फ्रॉम द सिंपैथेटिक सिस्टम। तो आप सभी को तो बस दो ही पता है, कि एक पता है कि नॉरएड्रेनालिन, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पता है एसिटिलकोलिन। लेकिन एग्जाम में ये सारे ऑप्शन दिए जाते हैं कि लाइक नॉरएड्रेनालिन इन माइनर इट कंटेन एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनपीवाई मींस न्यूरोपेप्टाइड्स, डीए मींस डोपामाइन एंड एसीएच मींस एसिटिलकोलिन। माइनर अमाउंट में सिंपैथेटिक सिस्टम से भी एसिटिलकोलिन रिलीज होता है। मानते हैं 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में नॉरएड्रेनालिन, एटीपी, न्यूरोपेप्टाइड एंड डोपामाइन, एंड चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको लगेगा कि यार हमने तो सिंपैथेटिक सिस्टम में खाली नॉरएड्रेनालिन पढ़ा है, तो आप क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे। लेकिन आंसर क्या है, पूरा का पूरा आंसर है। समझ में आया आपको? यस यस सर। सर। हाँ, सेम फॉर द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। उसमें क्या है कि खाली एसिटिलकोलिन ही रिलीज नहीं होता है, तो उसके साथ जो माइनर केमिकल्स है, जैसे कि वीआईपी मतलब वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड्स, दूसरा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी क्या होता है उसके साथ कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, ये 2 पॉइंट आप सभी को नोट डाउन करना है। एक करना है उसका रीजन का ओरिजिन, कौन कौन से रीजन से हो रहा है, और दूसरा करना है कि कौन कौन से अदर न्यूरोट्रांसमीटर है माइनर में जो कि इस सिस्टम से रिलीज होते हैं। ये हुआ होगा तो दूसरा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब ये आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा साइंटिस्ट है जिसने एसिटिलकोलिन का मतलब ये निकाला है, उसने फाइंड आउट किया कि हाँ एसिटिलकोलिन सिस्टम जो भी उसके जैसे जो भी केमिकल्स एक्शन दिखाएंगे उसे बोलेंगे हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम होता है एसिटिलकोलिन रिलीज करना, और एसिटिलकोलिन जैसे दिखने वाले जो भी मॉलिक्यूल है जिनकी एक्शन एसिटिलकोलिन जैसी रहेगी उस सभी को बोलेंगे हम सिंपल में माइमेटिक। हम बोलते हैं ना कि उसकी मिमिक्री करना। मिमिक्री मतलब क्या, सेम टू सेम एक्शन देना कॉपी जैसा हुआ कॉपी। या। सो एसिटिलकोलिन का किसने फाइंड आउट किया था, ये डाले साइंटिस्ट, ठीक है। मैं आपको एकदम कीवर्ड में बता रहा हूं, डाले साइंटिस्ट। और सेम फॉर द नॉन एड्रेनलिन, उसको किसने सिंथेसिस मतलब फाइंड आउट किया था, पोल यूलर। ये 2 पॉइंट आपको राइट डाउन करने, लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। ओके, अब जाते हैं इस पोजीशन पर, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज एकदम डिटेल में बता रहा हूं अभी से। आप सभी को पता होना चाहिए कि एक्शन पोटेंशियल क्या है, उसके पहले भी कौन कौन से केमिकल किस किस सिस्टम से निकलते हैं, और कौन उनके बाद में कौन कौन से ऐसे क्या बोलते हैं तो रिसेप्टर होंगे। बाद में रिसेप्टर पर अगोनिस्ट लगने के बाद उसका मैकेनिज्म क्या होगा,
ये सब कुछ हम रिसेप्टर के साथ उसका अगोनिस्ट प्लस एंटागोनिस्ट लेके डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले जो भी केमिकल सिंथेसिस हुए, उस सिंथेसिस होने के बाद उसका ट्रांसमिशन कैसा होगा, थ्रू द न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन की तरफ से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाएंगे वो, ये सब सभी को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। मानते हैं, चलो मैं इस पर आता हूं, यहाँ तक सभी को क्लियर है इस स्लाइड को? यस सर। Yes, sir. ओके, अब मानते हैं कि ट्रांसमिशन देखेंगे हम। एक न्यूरॉन से दूसरे सर न्यूरॉन से, हाँ यस, अगेन रिपीट सर, अगेन रिपीट सर, पिछला ओके, वाला। पिछला वाला, यस सर, थोड़ा सा। ओके ओके, नॉट प्रॉब्लम। ये वाला, यस 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 सर। ये वाला, नहीं, उससे पिछला वाला, अगला वाला मतलब। नहीं, ये इससे ये इससे अगला। ये वाला, नहीं नहीं, नीचे वाला सर, नीचे वाला, ये डाले, इससे नीचे वाला, सर बोन वाला जिसमें कैल्शियम चैनल ये सब है सर, सोडियम। जो चैनल है ना सर, उसमें चैनल ये वाला, यस रिसेप्टर सर, सर। यस। यस सर। ये मैं वो स्लाइड पर पढ़ाने वाला, मतलब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, या यहाँ पे बताओ, ठीक है, यहाँ पर आप यस अगर सभी को सर, यहाँ समझ से में थोड़ा आया अच्छा तो, रहेगा। हाँ ठीक है, ओके ओके, नॉट प्रॉब्लम। यस इधर देखिए, हमारे हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, कोई स्टिमुलेटरी होता है, कोई इनिबिटरी होता है, कोई मिक्स एक्टिविटी देने वाला होता है ना। और वो भी कौन से सिस्टम का है वो भी डिपेंड करता है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का है या सिंपैथेटिक सिस्टम का है। अब मानते हैं कि मुझे एड्रेनलिन चाहिए, तो एड्रेनलिन 5 मिनट के लिए कंटिन्यूसली सिंथेसिस हुआ, अब वो जाकर हार्ट रेट बढ़ा रहा है, मेरा हाइपरटेंशन बढ़ा रहा है और मैं मर जाऊंगा। हमारी बॉडी ये तो नहीं चाहती ना, हमारी बॉडी क्या करेगी, 5 मिनट के लिए एड्रेनलिन सिंथेसिस करवाएगी, लेकिन सेम रिसेप्टर सेम न्यूरॉन पर जाके और एक इनिबिशन वाला क्या करेगी, एक्शन शो करेगी, उसको बोलेगी हाँ एड्रेनलिन का जो भी काम था उसने कर लिया, अब तू शांत हो जा, अब तुझे फिर से एड्रेनलिन को सिंथेसिस नहीं करना है। तो एक होता है न्यूरॉन स्टिमुलेटरी, दूसरा होता है इनिबिटरी। तो मानते हैं ये सारा जो भी खेल है वो केमिकल्स का है, कुछ आयंस का है, कैटायंस का है। कौन कौन से एनायंस कैटायंस इसमें रोल प्ले करते हैं, जिनकी वजह से स्टिमुलेशन होता है, जिनकी वजह से इनिबिशन होता है। सो सबसे फर्स्ट यहाँ पे मानते ये अपना प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है। प्री मतलब पहला दो न्यूरॉन होते हैं, एक होता है पहला, दूसरा, पहले को बोलते हैं प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, दूसरा होता है पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में क्या होता है, जितने भी अपने केमिकल है उसके टर्मिनल पोजीशन, ये जो भी आपको गोल गोल सर्कल दिख रहा है ये वेसिकल है, इसमें जाके स्टोर होते हैं। जस्ट कंसिडर वन एग्जांपल, जो भी रेड आपको दिख रहा है सर्कल में, ये क्या है, आपका सभी का एड्रेनलिन है, लेकिन ये तो यहाँ पे जाके सेफ पोजीशन पे जाके बैठा है, इसको बाहर कैसे निकालना है। इसको बाहर निकालते जो भी न्यूरॉन्स होते हैं, ये लीकेज चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं, उस पर सभी चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं। उसमें से एक चैनल कौन सा है, सोडियम पोटेशियम चैनल है, सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर भी बोल सकते हो उसको। अब ये वर्क कैसे करेगा, सबसे पहले सेल के अंदर निगेटिव चार्जेस रहते, ये सब कुछ कंसेप्ट है मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके हेडिंग में हम देख रहे कि सेल के एक्रॉस कौन से कैटायंस अंदर आएंगे, कौन से एनायंस अंदर आएंगे, या कौन से कैटायंस एनायंस बाहर जाएंगे, उसकी वजह से हमें एक्शन पोटेंशियल मिल रहा है, उसकी वजह से हमें स्टिमुलेशन और इनिबिशन मिल रहा है, ये हम देख रहे हैं। और क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है कि जो भी सेल के अंदर है वो बाहर फेंकेगा, तो वो कैसे फेंकेगा, यहाँ पे अब पूरा फोकस। मानते सेल के सबसे फर्स्ट हम नॉर्मल कंडीशन में बैठे, मतलब सेल के अंदर निगेटिव चार्जेस है। दो कंडीशन, दो टर्मिनोलॉजी आप सभी को पता होना चाहिए, एक पता होनी चाहिए पोलराइजेशन, दूसरा पता होना चाहिए डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मतलब क्या, उसके पहले पोलराइजेशन मतलब सेल के अंदर पूरे नेगेटिव चार्जेस है, जस्ट राइट डाउन, सेल के अंदर जो भी नेगेटिव चार्जेस है उसको बोलेंगे हम पोलराइजेशन, मतलब रिलैक्सेशन, रिलैक्स है अपनी सेल। लेकिन हमें कुछ एक्टिविटी शो करना है, अब एक्टिविटी करने के लिए केमिकल रिलीज करवाना है, और वो केमिकल क्या करेंगे, दूसरे न्यूरॉन पर स्टिमुलेशन का एक्शन शो करेंगे। मतलब दूसरा न्यूरॉन अगर एक्साइट होगा तो हमें क्या होगी, कुछ भी एक्टिविटी करनी है तो परफॉर्म कर पाएंगे हम, मानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा रहता है लेकिन सेल के अंदर कम रहता है।
सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा रहता है, सेल के अंदर कम रहता है। और सेल के अंदर क्या है, पूरे नेगेटिव चार्जेस है, लेकिन सोडियम पर चार्जेस कौन सा है, पॉजिटिव। और पोटेशियम मतलब कुछ मात्रा में सेल के अंदर ज्यादा होता है और सेल के बाहर कम होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर, यस सर। हाँ, अब क्या हो रहा है, Yes, sir. सिंपल सी बात, हाँ सिंपल सी बात है। ये सोडियम क्या होगा, सेल के अंदर आएगा। अब जैसे सेल के अंदर आएगा, ये निगेटिव चार्जेस क्या होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि निगेटिव चार्जेस ये पॉजिटिव सोडियम ने क्या किया, कंज्यूम कर लिया पूरा। पहले सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिलैक्स कंडीशन में था, राइट डाउन -70 मिली वोल्ट। एग्जाम में ये पूछा जाएगा आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देंगे आपको कि 60 मिली वोल्ट, 120 मिली वोल्ट, ऐसा कुछ एक रेंज में आ सकता है कि -70 टू -90 मिली वोल्ट। तो आपका सही आंसर होगा -70 टू -90 मिली वोल्ट। ये क्या रहेगा, आपका करंट रहेगा इसके अंदर का। ये क्या होगा, अब जैसे पॉजिटिव चार्ज, अब सभी को पता है निगेटिव चार्जेस है, लेकिन पॉजिटिव आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, पॉजिटिव में कन्वर्शन होगा। -70 एकदम कम है, लेकिन 1 2 3 4 7 ये पॉजिटिव संख्या है अपनी, तो ये ज्यादा है। क्या होगा, नेगेटिव का कन्वर्शन पॉजिटिव में होगा। और जैसे सोडियम अंदर आता है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में शो नहीं किया है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे सोडियम अंदर आता है, तो ये पोलराइजेशन का डीपोलराइज होता है। डी का मतलब होता है कि निगेटिव का कन्वर्शन पॉजिटिव में होना, इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और ये सेंस करता है कैल्शियम चैनल, उसे बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल। पहले पहले तो ब्लॉक रहेंगे, बंद रहेंगे, लेकिन उसको पता चलेगा अरे यार अपने सेल के अंदर सोडियम आया है। he will know sodium has come into our cell and I have to activate. For what purpose? I have to enter the outside calcium into inside. जैसे कैल्शियम आएगा, ये क्या करेगा, ये जो भी वेसिकल है उनको ये सेल के टर्मिनल पर लेके जाएगा, और जैसे टर्मिनल पर आएंगे उसको बर्स्ट करेगा। और उसकी वजह से क्या होगा, जो भी केमिकल है ये ऐसे सिनेप्स में आ जाएंगे। सिनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच की जो भी स्पेस होती है उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अब ये सिनेप्स में आ गया, मानते हैं दूसरे न्यूरॉन पे जाके फिर से लगेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल, हमें जो भी एक्टिविटी लेनी है वो एक्टिविटी होगी। ये हुआ स्टिमुलेटरी का एग्जांपल। एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर की वजह से ये स्टिमुलेशन हो रहा है। अब मानते हैं स्टिमुलेशन तो होगा, पानी में झोंक दो बोले हाँ, या है एनी प्रॉब्लम? छोड़ दीजिए यार। हेलो, एनी प्रॉब्लम? यस सर, नो Are you getting me, or are you getting me? Means am I Yes, doing sir. clear to Yes, you? sir. Okay. यस सर कंटिन्यू सर। ओके, Continue, अब sir. देखते हैं कि इनिबिटरी ट्रांसमीटर क्या है। एक ने किया एक्साइटेशन, दूसरा करेगा इनिबिशन। इनिबिशन मतलब क्या है कि सेल के अंदर हमें फिर से क्या करना है, नेगेटिव चार्जेस लाने। अब सेल के अंदर तो थोड़ा थोड़ा पोटेशियम था। अब एक कंडीशन आती है, जब ये पूरा बाहर चला आता है तो उसके साथ एक फिर से चैनल होता है, इसे बोलते हैं सोडियम कैल्शियम चैनल। उससे क्या होता है, सोडियम भी बाहर आता है, कुछ मात्रा में कैल्शियम भी बाहर आ जाता है। मतलब फिर से क्या हुआ, सेल के बाहर कैल्शियम और सोडियम ज्यादा हुआ, सेल के अंदर थोड़ा थोड़ा निगेटिव चार्जेस आ रहा है। लेकिन वो निगेटिव चार्जेस कैसे आता है, ये देखिए ऐसे आता है कि ये क्या है ये केमिकल से न्यूरोट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर क्या होंगे, ऐसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, क्लोराइड की एंट्री होगी। क्लोराइड इज अ निगेटिव एनाइंस। जैसे क्लोराइड अंदर आएगा, फिर से जो भी इसका एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पूरा पॉजिटिव में गया था, उसको फिर से नेगेटिव में लेके आएगा। मतलब सबसे पहले तो रेस्टिंग में कितना था, -70 मिली वोल्ट। ड्यू टू द एंट्री ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम इट गोज टू लाइक 20 23 24, वहां तक चला गया। लेकिन उसको फिर से रिलैक्स होना है, तो रिलैक्स होने के लिए फिर से क्लोराइड का आयंस आयंस को क्या करना पड़ेगा, सेल के अंदर आना पड़ेगा। और जैसे क्लोराइड के अंदर जो भी आयन से अंदर आएंगे, वो क्या करेंगे, पूरा हाइपर रिपोलराइज। हाइपर मतलब सोच सकते हो आप कि 70 प्लस में गया था तो उसको 70 माइनस में लाना है। मतलब एकदम हाइपर रिपोलराइज, एकदम रिलैक्सेशन करेगा, उसे बोलते हैं इनिबिशन एक्शन।
यहाँ तक क्लियर है सभी को, या किसी को डाउट है? यस सर, क्लियर। नो सर, क्लियर है सर। ओके, सो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। यह मैंने इसीलिए बताया आपको कि आप सभी को पता होना चाहिए कि सेल के अंदर हम बार बार बोल रहे कि यार ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ रहा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट कर रहा है, लेकिन वो कर कैसे रहा था। इसीलिए मैंने आपको एक बार मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन का कंसेप्ट बताया। अब पढ़ेंगे कि हाउ दिस एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन गेट्स सिंथेसाइज इनटू सेल्स। और कौन से सेल? अपनी न्यूरॉन्स, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। ठीक है, अब देखिए इसका सिंथेसिस। ये क्लियर है, सभी को दिख रहा है? यस यस सर, सर, यस। विजिबल यस सर। सर। यस सर। ओके, आज पढ़ रहे हैं हम द सिंथेसिस ऑफ एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। सबसे फर्स्ट आप सभी को पता होना चाहिए ये क्या है। एड्रेनलिन जो भी है एक कैटाकोलामाइंस है। कैटाकोलामाइंस मतलब इसमें एक रिंग स्पेसिफिक प्रेजेंट रहती है, जिसमें एक पेंसिल रिंग है, उसमें ये दो, एक OH है और एक यहाँ पे, मतलब 4 और 5 पोजीशन पे क्या है? OH। इस रिंग को बोला जाता है कैटाकोलामाइन रिंग। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये फिनिलामाइन वगैरह सब कुछ क्या है? ये अमाइनो एसिड है। मतलब इसमें दो ग्रुप है, आप देख सकते हैं कि एक है NH2, दिख रहा है ना, NH2, और दूसरा है COOH, अमाइनो एसिड ग्रुप। अब देखते हैं एड्रेनलिन को सिंथेसिस करने के लिए सबसे पहले जो भी प्रिकर्सर है, मतलब खाने से कैसे एड्रेनलिन बनेगा। तो खाने में हमें क्या खाना खाना पड़ेगा, या हमारे बॉडी में कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट रहना पड़ेगा? फिनिल एलानाइन। ये फिनिल एलानाइन रहेगा जो कि लिवर में जाएगा। लिवर में एक एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। फिनिल एलानाइन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, NH2CH CH2 और ये रिंग। इस पर आप देख सकते हो कि OH एक भी प्रेजेंट नहीं है। उसको हमें कैटाकोल में कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम रहेगा? एक टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम रहेगा, ये हाइड्रोक्सिलेज, जो कि लिवर में प्रेजेंट है। ये क्या करेगा? एक OH ग्रुप इसको दे देगा। जैसे देगा तो आप यहां पर देख सकते हो 4th पोजीशन पे क्या आया? OH ग्रुप आया। नाउ दिस फिनिल एलानाइन इज कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। इसका कन्वर्शन इसमें हो गया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्सिलेज। और यही सबसे मेन प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इन द सिंथेसिस ऑफ एड्रेनलिन विच इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, और विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन अ रेट लिमिटिंग स्टेप। उसमें कुछ एग्जांपल आएंगे, जैसे कि डोपामाइन, डिकार्बोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज, एन मिथिल ट्रांसफरेज, और एक एंजाइम आएगा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। तो आपका सही आंसर क्या है? टायरोसिन टायरोसिन। हाइड्रोक्सिलेज। एग्जैक्टली, ये क्या कर रहा है? फिनिल एलानिन का कन्वर्शन टायरोसिन में कर रहा है। अब क्या हो रहा है फिर से? अब होता है फिर से यहाँ पे हमें क्या करना है? एक OH ग्रुप लगाना है यहाँ पे। अब ये OH ग्रुप कौन लगाएगा? दूसरा एंजाइम लगेगा, उसे बोलते हैं डोपा हाइड्रोक्सिलेज। डोपा हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा? इसका कन्वर्शन इसमें करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे OH ग्रुप आ गया। अब क्या करना है हमें? अब ये क्या हो रहा है सब प्रोसेस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टायरोसिन सिंथेसिस हो गया अपने लिवर में। अब ये कहा जाता है, ये जाता है अपने ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के रीजन में। स्पाइनल कॉर्ड के कौन से रीजन में जाता है? जैसे कि थोरैसिक लंबर रीजन में जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है? अपने सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। अब वहां पे चला गया न्यूरॉन्स के बाहर। अब ये क्या करेंगे? न्यूरॉन्स में आ जाएगी। न्यूरॉन्स में दो कंपोनेंट है, एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियस, और तीसरा है एक वेसिकल। अब साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल है, जैसे कि एक केमिकल कौन सा है? न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में ये डी कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम है। ये क्या करेगा? ये COS ग्रुप है उसको निकाल देगा। निकाल दिया, अब इसका कन्वर्शन इसमें हो गया, आप देख सकते हैं। मतलब ये यल डोपा है, इसका कन्वर्शन हो गया डोपामाइन विद द हेल्प ऑफ डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब ये साइटोप्लाज्म में होगा। अब डोपामाइन को डिग्रेड करने के लिए और एक एंजाइम वहां पे प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं माओ एंजाइम। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम होता है। मोनो अमाइनो क्यों?
क्योंकि यहाँ पे एक ही अमाइनो ग्रुप है, दिख रहा है ना आपको। इसको डिग्रेड यस करने के सर। लिए जो भी न्यूरॉन में साइटोप्लाज्म में जो भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पे एक एंजाइम होता है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, वो क्या करेगा, इस ग्रुप को निकालेगा। अगर यही ग्रुप में रहेगा तो डोपामाइन से नॉन एड्रेनलिन सिंथेसाइज नहीं होगा। क्लियर है। अब क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक वेसिकल में चला जाता है। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम थ्रू बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने दो पोर्शन आपके कवर किए। एक कवर किया कि मेडिसिनल केमिस्ट्री थ्रू कि स्ट्रक्चर कैसे रहता है, कौन कौन से एंजाइम उसमें एक्ट होते हैं, और दूसरा कर रहा हूँ कि कोलॉजी की कैसे कैसे हो रहा है मैकेनिज्म। आप यहाँ देख सकते हो। ये सबसे पहले यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे फिनिल एलानाइन था, उस पर टायरोसिन नाम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट एक्ट हुआ, उसने कन्वर्शन किया टायरोसिन में। अब टायरोसिन इस ट्रांसपोर्टर से क्या होता है, ये देखिए ये न्यूरॉन है, ये कौन सा न्यूरॉन है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है। एड्रेनर्जिक मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम वाला। ये टायरोसिन आ गया। अब टायरोसिन का कन्वर्शन हो रहा है डोपामाइन विद द हेल्प ऑफ डोपामाइन हाइड्रोक्सिलेज। अब डोपामाइन का कन्वर्शन डोपा का कन्वर्शन डोपामाइन में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डी कार्बोक्सिलेज। अब आप देख सकते हैं ये जो डोपामाइन ट्रांसपोर्टर है इसे बोलते हैं वेसिकल मोनो अमाइनो ट्रांसपोर्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर। ये डोपामाइन क्या करता है, इस वेसिकल में ऐसे जाके स्टोर होता है, और जैसे स्टोर होता है तो आप फिर से सिंथेसिस पर चले जा सकते हो। डोपामाइन बनाए, ये जो डोपामाइन है, डोपामाइन का कन्वर्शन होता है नॉर एड्रेनलिन। जो जैसे ये वेसिकल में चला जाता है डोपामाइन, तो उस वेसिकल में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सिलेज। और ये बीटा हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, इस डोपामाइन का कन्वर्शन नॉन एड्रेनलिन में करता है, जो कि वेसिकल में प्रेजेंट रहता है। क्लियर है यहां तक सभी को। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, और ये वो वेसिकल क्या होता है, एक क्रोमैनिन नाम का एक ये रहता है प्रोटीन, एक क्रोमोग्रेनिन। वेसिकल में एक प्रोटीन है, ये जो भी अपना नॉन एड्रेनलिन मतलब बनाए, वो प्रोटीन के साथ जाके बाइंड होता है। अब जैसे हमने ऊपर देखा कि सोडियम आ रहा था, कैल्शियम आ रहा था, और वो कैल्शियम क्या कर रहा था, जो भी वेसिकल है उसको सिनेप्टिक क्लेट में जाके फेंक रहा था, और उससे क्या हो रहा था, ये हमारे देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए नॉन एड्रेनलिन ऐसे बाहर आ जाएगा। आ गया बाहर। हमें पता है कि ऊपर किस किस की एक्शन हुई, सोडियम की, पोटेशियम की और कैल्शियम की, उसकी वजह से सोडियम नॉर एड्रेनलिन सिनेप्टिक क्लेट में चला आ गया। अब मैंने अभी बताया था आपको, जो भी ये नॉर एड्रेनलिन है उसमें क्या है, एक अमाइनो ग्रुप है, उसको डिग्रेड करने के लिए एक माइटोकॉन्ड्रिया पे एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है उसके सरफेस पे, उसे बोलते हैं मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। ये क्या करेगा, इसका ब्रेकडाउन करेगा। किसमें करेगा, एक करेगा डोमा और दूसरा है मोपेक। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हो, 3,4 हाइड्रोक्सी मैंडेलिक एसिड, और दूसरा होता है 3 मिथोक्सी 4 फिनिल ग्लाइकॉल। इसमें कर देता है, और जो कि हमारे कुछ काम का नहीं होता है। मानते हैं ये यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन किया। अब दूसरी चीज है कि ये नॉर एड्रेनलिन है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में चला आ गया। ऐसा तो नहीं कि ये कंटिन्यूसली बीटा और अल्फा पर एक्शन दिखाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। सेल क्या करेगी, खुद को रियलाइज करेगी कि मुझे इस मात्रा में इस पर्टिकुलर रीजन पे इस टाइम पीरियड तक एड्रेनलिन की एक्शन देना है, उसके बाद उसकी एक्टिविटी को कम करना है। आप एक्टिविटी को खुद कम करने के लिए या आप देख सकते हो अल्फा 2 नाम के रिसेप्टर है। मैं रिसेप्टर के बारे में अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैंने सबसे पहले आपको इसका सिंथेसिस और कैसे सिंथेसिस हो रहा है ये बता रहा हूँ। उसके बाद कल देखेंगे हम एकदम पूरा रिसेप्टर के बारे में, एकदम डिटेल में कि ये एक्चुअली मैकेनिज्म कैसे करते हैं, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कैसे, कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। या सर के ऊपर जा रहा है। नहीं सर, आ रहा है सर। नो सर, बिल्कुल नहीं। ओके ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो वेसिकल में नॉर एड्रेनलिन आया है, उसकी खुद की एक्टिविटी ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे खुद के रिसेप्टर रहते हैं अल्फा 2। ये जाके क्या करेगा, एक सिग्नल सेंड करेगा
कि बस हुआ, आप नॉर एड्रेनलिन को सिंथेसिस और सिक्रेशन मत होने दीजिए। उसने जो भी एक्टिविटी करना था अल्फा 1 पर और बीटा पर उसने एक्टिविटी शो की है, अब इसको तुम फिर से रीअपटेक कर लो। और रीअपटेक करने के लिए यहाँ पे फिर से कुछ ट्रांसपोर्टर चाहिए, उसको बोलते हैं नॉन एड्रेनलिन ट्रांसपोर्टर। अब ये ट्रांसपोर्टर क्या हो गए, ऐसे इससे क्या होगा, एड्रेनलिन फिर से अपटेक हो जाएगा और यहाँ पे आने के बाद फिर से इसको वेसिकल में कौन भेजेगा, ये भाई साहब, कौन सा, वेसिकल मोनोअमाइनो ट्रांसपोर्टर 2। अब क्लियर है यहाँ तक? यस सर। या ऐसा Yes, कोई sir. बंदा है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? यस यस सर, क्लियर। ओके। अब जब ये नॉर एड्रेनलिन वेसिकल में प्रेजेंट होता है, उसको मारने के लिए फिर से एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, उसे बोलते हैं कॉम्ट। कॉम्ट क्या बोलते हैं? कॉम्ट। इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कैटाकोल, हाँ, कैटाकोल ओ मिथिल ट्रांसफरेज। अब आपको एक की फीचर मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ये जो एंजाइम होते हैं इसके स्ट्रक्चर पर कौन सा स्ट्रक्चर उसका डिग्रेड करते हैं, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मानते हैं नॉर एड्रेनलिन सिंथेसिस हुआ, जो माओ एंजाइम होता है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, ये क्या करता है, इस अमाइनो एसिड को निकाल देता है। और उसकी वजह से दो हमने देखा कि डोपेक और एक मोमेक नाम का केमिकल सिंथेसिस होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए कुछ काम का नहीं, और वो बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारे बॉडी से। लेकिन जो दूसरा एंजाइम है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं कॉम्ट। ये एक्ट होता है इस रिंग पर। कैटाकोलामाइन किस पर एक्ट होता है, कॉम्ट एंजाइम इस रिंग पर जाके एक्टिवेट होता है और इस रिंग को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। अब यही रिंग नहीं रहेगी तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन कुछ काम का नहीं रहेगा। क्लियर है सभी को? ओके यस। So in exam they will ask Yes, sir. in which position of this adrenaline this MAO enzyme get activated and degrade this adrenaline. So you have to answer the MAO enzyme is act on this ENS2 group and COMT enzyme act on this ring. Clear? यस Yes, यस sir. Okay. And with which protein this एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन बाइंड, ये प्रोटीन के साथ वो क्या करते हैं, बाइंड होते हैं क्रोमोग्रेनिन के साथ। अब एक चीज और पढ़ते थोड़ा सा इसमें, कि मानते हैं ये जो टायरोसिन है, अब मैंने पूरा सिंथेसिस सिक्रेशन वगैरह कर लिया, डोंट वरी, हम पूरा डिटेल में जब इसके ड्रग्स रहेंगे, ड्रग्स के साथ फिर से इसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे डायग्राम आई तो थोड़ा सा इसको अभी क्लियर कर लेते हैं। अब टायरोसिन है, मानते हैं कि ये नॉर एड्रेनलिन की वजह से क्या हो रहा था, मुझे हार्ट रेट बढ़ रहा था, हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो इस डायग्राम में इस सिंथेसिस एंड सिक्रेशन में एंड इसका अपटेक में ऐसे कौन कौन से ड्रग मैं यूज करूंगा कि उसकी नॉर एड्रेनलिन की एक्टिविटी कम हो जाएगी। पॉइंट है ना? तो एक है कि टायरोसिन का, मानते हैं हमने एक ड्रग दे दिया ये टायरोसिन जैसे दिखने वाला, इसे बोलेंगे अल्फा मिथिल पी टायरोसिन। ये टायरोसिन जैसे दिखने वाला है, लेकिन ये पूरा नकली है, डुप्लीकेट माल है। ये क्या करेगा, इसके सिंथेसिस में जाके ब्लॉक कर देगा उसको, ठीक से डोपा नहीं बनेगा, जो भी डोपा बनेगा वो तो डुप्लीकेट है, उसकी डोपामाइन की जैसे एक्टिविटी नहीं रहेगी। दूसरा है कि ये डोपामाइन जैसे दिखने वाला एक आधा ड्रग देंगे, उसे बोलेंगे अल्फा मिथिल डोपा, जो कि एक्चुअल में डोपा नहीं है, तो ये डोपामाइन ढंग से बनेगा नहीं। मानते कुछ मात्रा में डोपामाइन पहले से बना था, लेकिन उसको फिर से हम ऐसा ब्लॉक कैसे करेंगे। अब ये जो डोपामाइन है ये अगर बाहर रहेगा तो उसको डिग्रेड कौन करेगा, माओ, है ना। लेकिन ये वेसिकल के अंदर जा रहा था, किसके हेल्प से, ये वेसिकल मोनोमाइनो ट्रांसपोर्टर 2 के हिसाब से। अगर हमने इसी ट्रांसपोर्टर को अगर ब्लॉक कर दिया तो ये डोपामाइन ऐसे ही बाहर रहेगा, और ये डोपामाइन को ब्लॉक कौन या डिग्रेड कौन करेगा, माओ करेगा। तो हमें इस वेसिकल को क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो उसको ब्लॉक करने के लिए क्या करते हैं, रिसरपिन देते हैं, जो कि राउल्फिया से हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड राउल्फिया इज come under the category of antihypertensive. यस सर। Reserpine block the
अपटेक ऑफ डोपामाइन इनटू वेसिकल। अब दूसरा चीज है कि देखिए ये ग्वानिथिडिन जो है ये बहुत नॉटी नॉटी किस्म का है। ये क्या करता है, सबसे पहले ऐसे जाता है और ये जो भी यहाँ पे जाके ना, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्वानिथिडिन का मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ। ऐसे वेसिकल है, मानते हैं जो भी गोल है ये अपने नॉन एड्रेनलिन है, ठीक है, नॉन एड्रेनलिन है। और यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, माओ। और यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, कॉम्ट। और ये अपना दूसरा न्यूरॉन। अब ये जो ग्वानिथिडिन है ये मानते ट्रायंगल शेप की, ये क्या करते हैं ऐसे न्यूरॉन में आ जाती है और वेसिकल में जाते हैं। अब वेसिकल में जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, नहीं बचेगी ना जगह, या बच रही है। और ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ हिज ग्वानिथिडिन ये जो है ये वेसिकल के बाहर आ जाएंगे, नॉन एड्रेनलिन। वेसिकल के जैसे बाहर आएंगे तो क्या होगा, कुछ मात्रा में ये जो माओ है उसको डिग्रेड कर देंगे, डिग्रेड करेंगे। लेकिन जो भी बचा कुचा है ये यहाँ पे चला सिनेप्टिक क्लिप में रिसेप्टर, और दूसरा हो सकता है अल्फा रिसेप्टर। अगर हाई क्वांटिटी में हमने क्या दिया, ग्वानिथिडिन, तो सबसे पहले इफेक्ट क्या रहेगा, ये कॉज करेगा हाइपरटेंशन। सबसे पहले इसकी एक्टिविटी क्या रहेगी, हाइपर टेंशन। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है नॉर एड्रेनलिन को, क्या कर रहा है, इस वेसिकल से डिस्प्लेस कर रहा है। पहले 10 भेजने थे तो ये जैसे क्वांटिटी जाएगा ये 100 मॉलिक्यूल बाहर भेजेगा, लेकिन कॉम के पास तो 15 की कैपेसिटी मानते हैं डिग्रेड करने की। लेकिन जो ऊपर के बचे 85 उसको कौन डिग्रेड करेगा, वो तो जाके सीधा इस पर जाके बाइंड हो गए। और इसकी भी मानते हैं कि 15 मॉलिक्यूल को ये डिग्रेड कर सकता है। जो अब 70 बचे वो क्या करेंगे, सबसे पहले ये रिसेप्टर पर जाके एक्टिविटी दिखाएंगे और एकदम हाइपरटेंशन कॉज करेंगे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेंगे, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेंगे, ये सारी एक्टिविटी शो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये ग्वानिडिनिन क्या कर रहा है, उसको अंदर नहीं आने देता। ये इसका मैकेनिज्म है। अब अंदर नहीं आने देगा तो बॉडी क्या करेगी, ज्यादा मात्रा में माओ का सिंथेसिस बढ़ाएगी, कॉम का सिंथेसिस बढ़ाएगी, और जैसे बढ़ाएगी जो ये एंजाइम क्या करेंगे, इसको डिग्रेड कर देंगे। तो लेटर फेज में ये क्या एक्शन दिखाएगा, एंटी हाइपरटेंसिव। समझ में आया? यस सर। यस सर। दो जो एग्जाम में पूछ सकता है, हाँ एग्जाम में पूछ सकता है, the primary action of दो this दी guanethidine यहाँ गिर गया पानी सारा खाओ पर। is mute your mic। क्लियर है सभी को? सो सबसे पहले देख लिया कि सिंथेसिस को इनिबिट करने के लिए अल्फा मिथिल टायरोसिन यूज करेंगे, अदरवाइज अल्फा मिथिल टोपा यूज करेंगे। उसका रीअपटेक मतलब अपटेक, डोपामाइन का अपटेक इस वेसिकल में ब्लॉक करने के लिए रिसर्पिन यूज करेंगे। उसको डिस्प्लेस करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए यूज करेंगे ग्वानिथिडिन। यहां तक समझ में आया? अब और भी है कि माओ को इनिबिट करने के लिए एक माओ 1 नाम का ये यूज करेंगे। यहां तक सभी को अगर क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट जाएंगे, अदरवाइज आपका कुछ डाउट्स सॉल्विंग है या आप रेफर कर सकते हो यहाँ पे सभी। सिंथेसिस को इनिबिट करने के लिए हमने ये 2 ड्रग देखे, ब्लॉक करने के लिए कोकेन। हाँ कोकेन का यहाँ पे बचा था। कोकेन का मैकेनिज्म क्या है, जैसे रिसर्पिन न्यूरॉन के अंदर उसको वेसिकल में नहीं जाने दे रहा था, तो ये कोकेन क्या करेगा, जो बाहर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में उसको जल्दी से जल्दी ये वेसिकल में पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज ये कॉम्प्ट और माओ क्या करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे। तो कोकेन क्या करता है,
ये जो नॉर एड्रेनलिन ट्रांसपोर्टर है उसको ब्लॉक कर देता है, उस पर जाके बैठ जाता है। अब ये ब्लॉक रहेगा तो ये सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, न्यूरॉन के अंदर नहीं जा पाएगा, और नहीं जाएगा तो ये कॉम्प क्या करेगा, उसको पूरा डिग्रेड कर देगा। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि सिंथेसिस को कैसे ब्लॉक कर दिया, अपटेक को कैसे ब्लॉक किया, वेसिकुलर अपटेक को कैसे ब्लॉक किया, और एक गोनेथिडिन वगैरह इसने डिस्प्लेसमेंट थ्रू उसका मैकेनिज्म कैसे, उसको पहले हाइपरटेंशन एक्शन दिखाई, उसके बाद एंटी हाइपरटेंशन एक्शन कैसे दिखाई, ये सब कुछ हमने डिटेल में देखा। बाद में ये माओ एंजाइम कैसे इनहिबिट कर रहा था, ये भी देख लिया हमने। अब इसके ड्रग वगैरह हम कल के 1-2 लेक्चर में सब डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग है जो कि एड्रेनलिन जैसे एक्टिविटी दिखाएंगे, कौन कौन से ऐसे रिसेप्टर है जो कि एड्रेनलिन में इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से ऐसे ड्रग होंगे जो कि एड्रेनलिन को ब्लॉक करेंगे, और कौन से रिसेप्टर पर उसका सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव एक्शन रहेगी। क्या था? क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. नाउ it's all about today. So guys, please let me know whether you you understood or not, or if you have any queries, just let me know. I will be surprised for answer. Yes, Suraj, you are going to tell something. Yes, sir. Clear, sir. Okay, anyone else? ये खाली गाइस इंट्रोडक्शन का पार्ट था। ओके, गोनिथिडिन का टॉपिक रिपीट करवाना है। ओके, नॉट इश्यू। स्लाइड दिख रही है मेरी? यस सर, विजिबल सर। ओके, अरुण यहाँ पर देख सकते हो आप कि गोनिथिडिन का मैकेनिज्म क्या है। हमें पता है अगर ये डोपामाइन या नॉर एड्रेनलिन ये वेसिकल के अंदर रहेगा तो सेफ रहेगा, The इसके बाहर sound is रहेगा। breaking. नाउ क्लियर सर, क्लियर क्लियर है सर, सही है। ओके साउंड के लिए बोल रहा था। ओके ओके। सो गोनिथिडिन का मैकेनिज्म क्या रहेगा, मानते हैं ये नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन जब तक ये वेसिकल में नहीं जाएंगे तो उसको डिग्रेड करने के लिए हमें पता है माओ नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है। लेकिन ये जो गोनिथिडिन है ये नॉर एड्रेनलिन को इनडायरेक्ट वे से कम कैसे कर रहा है, तो कम कैसे कर रहा है, सबसे पहले ये जाएगा, यहाँ पे मैंने शो किया था अभी, ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ये सर्कल में ये मानते हैं अपना नॉर एड्रेनलिन है, ये नॉर एड्रेनलिन है। लेकिन गोनिथिडिन क्या करेंगे, ये इस शेप का रहेगा, ट्रायंगल शेप का, ये क्या करेगा, ये वेसिकल में जाएगा। अब जगह नहीं बचेगी ना, क्योंकि ये ट्रायंगल भी आ रहे, ये सर्कल भी आ रहे, तो सर्कल क्या करेगा, सर्कल मतलब है अपना नॉर एड्रेनलिन, ये सेल के बाहर चला आ जाएगा, ये आ गया। अब मानते हैं इसने 85 जितने भी नॉर एड्रेनलिन के मॉलिक्यूल है ये सेल के बाहर भेजे, मतलब ये वेसिकल के बाहर भेजे। अब इस पर एक्ट होगा माओ, लेकिन बेचारा माओ इसकी एक लिमिट है, ये 15% है, ये क्या करेगा 15 मॉलिक्यूल। माओ हैज लिमिटेशन, आई एम जस्ट टेलिंग इन एग्जांपल वे, माओ हैज लाइक कैपेसिटी डिग्रेडिंग द 50 molecule of noradrenaline. Now these 15 molecule of adrenaline get degraded, but rest of the molecule gets sent to this synaptic cleft, and when it come to synaptic cleft it act on either beta 1 receptor और अल्फा रिसेप्टर, इस पर जाके बाइंड होगी। इसकी वजह से क्या एक्शन आ रही है अपनी, हाइपरटेंशन एक्शन, क्योंकि हमें पता है एड्रेनलिन क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, है ना। अब दूसरी बात है, लेकिन हमने इसके लिए तो नहीं दिया था, हमें क्या करना है, उसकी एक्शन को कम करना है। लेकिन उसकी एक्शन कम कैसे करेगा, अब उसके इनडायरेक्ट वे, जैसे मॉलिक्यूल ज्यादा देर तक बाहर रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वेसिकल में तो इसकी इसने खुद का क्या किया है, स्पेस ऑक्यूपाई किया है। अब ये
जो भी नॉर एड्रेनलिन ये सेल के अंदर तो नहीं आ पाएगी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उस मतलब स्पेस ही नहीं है। स्पेस नहीं तो बाहर कौन से एंजाइम है? एक तो माओ है और दूसरा कॉम्प्ट है। ये क्या करेंगे? उसको पूरा डिग्रेड कर देंगे, इसको पूरा डिग्रेड करेंगे। अब ये डिग्रेड होगा तो नॉरएड्रेनालिन नहीं रहेगा, और जो भी एक्शन हाइपरटेंसिव थी उसका केस में कन्वर्ट हो जाएगा एंटी हाइपरटेंसिव। अब क्लियर है अरुण? अरुण हेलो? यस सर। ओके, so you can ask any queries.